नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया गाइड उपहार गाइड का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और सबसे पहला जो चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। तो जैसे संख्या है, तो संख्या को जानने से पहले हम लोगों को संख्या जिस चीज से बनता है उसे जानना होगा। तो संख्या बनती है किससे? अंकों से, है ना। संख्या किससे बनती है? अंकों से। आखिरी अंक क्या होता है? तो हमारे पास जीरो से लेकर के ना, हमारे पास जीरो से लेकर के 9 तक के, हमारे पास जीरो से लेकर के कितने तक के? 9 तक के अंक दिए गए हैं। ठीक है। और उन्हीं से हमारी संख्याओं का निर्माण होता है। तो अंक जो है एक प्रकार का चिन्ह है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं को लिखते हैं। जैसे जीरो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पास कुल अंक हो गए 10। कुल कितने अंक हो गए? 10। तो जीरो से लेकर के 9 तक के 10 अंक हो गए। और इसे हम लोग संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किस के नाम से जानते हैं? संख्या के नाम से, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको संख्यात्मक संख्यात्मक अंक। जीरो से 9 तक की संख्याओं को हम लोग अंक कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं संख्यात्मक अंक। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं इसका, संख्या के बारे में। तो संख्या क्या होता है? तो संख्या जो है अंकों का मेल है। संख्या क्या है? अंकों का मेल है, यानी अंकों से मिला करके ही संख्याओं को बनाया गया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग को संख्या बनाना है, एक ले लिए और जीरो ले लिए, ये हमारी संख्या हो गया। एक ले लेंगे और एक ले लेंगे, ये भी हमारी संख्या है। एक ले लेंगे, दो ले लेंगे तो ये भी हमारी संख्या हो जाएगा। 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, या जितनी भी बड़ी संख्या ले लें। तो संख्या जो है ना, इन्हीं 10 अंकों से मिल करके बनी होती है ना। संख्याओं को लिखने में हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या लिखना हो, इन 10 अंकों से ही हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है। अब जब संख्या का बात आ गया है, तो हम लोग इसमें महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे संख्याओं के बारे में। सबसे पहला ये कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होगा। याद रखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगा, अगर किन्हीं को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक होती है। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर कोई पूछे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? संख्या 9 होती है। ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अगर हम लोगों को और भी इसी तरह से अन्य संख्याओं को लिखना हो, अगर दो अंक का पूछे कि दो अंक की सबसे छोटी संख्या, तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10। दो अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99।
यहाँ से हम लोगों को एक चीज क्लियर ये हो रहा है कि एक अंक का पूछा गया तो एक 9 दिखाई दे रहा है, 2 अंक का पूछा गया तो 2 9 दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लोग एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 10 है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है, तो 1 लिखा गया है और 1 शून्य दिया गया है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोगों को पूछ दिया जाए कि 3 अंक की छोटी संख्या बताओ, है ना, 3 अंक की अगर छोटी संख्या पूछेगा तो इसमें करना क्या है, हम लोगों को 1 लिख लेना है और 3 अंक का पूछेगा तो 2 जीरो देंगे, ठीक है। अगर 4 अंक का पूछेगा तो 4 अंक का पूछेगा तो 1 लिख देंगे और इसके बाद हम लोग 3 जीरो देंगे, मतलब एक कम जीरो देंगे। अगर उसी तरह से 5 अंक का पूछेगा तो 5 अंक का पूछेगा तो 1 लिखेंगे और उसी प्रकार हम लोग 4 जीरो देंगे। अगर 6 अंक का पूछेगा तो 6 अंक का पूछेगा तो हम लोग 1 लिखेंगे और 5 जीरो लिखेंगे, 1 लिखेंगे और कितना जीरो लिखेंगे, 5 जीरो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने छोटी संख्याओं को निकालना सीख गए। अब अगर हम लोगों से पूछा जाए कि 3 अंक की बड़ी संख्या बताओ, 3 अंक की बड़ी संख्या, तो 3 अंक की बड़ी संख्या जितना अंक का पूछेगा, जितना अंक का पूछेगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उतना ही 9 लिख देंगे। अगर 3 अंक का पूछेगा तो 3 ठो 9 लिख देंगे। अगर 4 अंक का पूछेगा तो 9 लिख देंगे 4 बार। अगर 5 अंक का पूछेगा तो 9 लिख देंगे 5 बार। और अगर 6 अंक के पूछेगा बड़ी संख्या तो 9 को लिख देना है 6 बार, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं को निकालना सीख गया, ठीक है। किसी भी संख्या को, और भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है और उसको हम लोग 0 से गुना करते हैं, किसी संख्या को कितना से गुना करते हैं, 0 से, तो उसका गुणनफल क्या आ जाएगा, 0। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल क्या आ जाएगा, 0। अगर किसी संख्या को, अगर कोई संख्या है और उसको 0 से भाग देते हैं, अगर कोई संख्या है उसे 0 से भाग देते हैं, तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है। किसी भी संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है। अतः इसका जो उत्तर आएगा हम लोगों का अपरिभाषित होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का, अपरिभाषित, ठीक है। और इसको हम लोग इन्फिनिटिव ऐसे दर्शा सकते हैं इस रूप में कि अगर किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका उत्तर आएगा इन्फिनिटिव। अगर किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं, है ना, अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है और कोई संख्या को कितना से गुना करते हैं, 1 से गुना करते हैं, तो हम लोगों को वही संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे 4 में 1 से कर दिए तो 4 होगा, 5 में 1 से कर दिए तो 5 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, 4 इंटू 1 कितना 4, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 1 से गुना करेंगे तो सेम रहेगा। 0 से गुना करना था, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4 गुना 0 करेंगे तो 0, 6 गुना 0 करेंगे तो 0, 8 गुना 0 करेंगे तो 0, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो, जैसे 5 भागा अगर 0 करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटिव, 6 भागा अगर 0 करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग इन्फिनिटिव, ठीक है। तो किसी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या मिलेगा, और उसी प्रकार से यदि किसी संख्या को 1 से भाग दे दिया जाए, ठीक है, उसी प्रकार यदि किसी संख्या को क्या करते हैं, 1 से भाग दे देते हैं, तो हम लोगों को फिर से वही संख्या प्राप्त होगी। किसी संख्या को 1 से भाग दे देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगा। जैसे 6 भागा 1 कितना हो जाएगा 6, 4 भाग 2 कितना हो जाएगा, 4 भाग 1 कितना हो जाएगा 4। यानी कि अगर हम लोग किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही मिलेगा, किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या हम लोगों को मिलेगी। आइए अब जानते हैं हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में, है ना। संख्याएं कई प्रकार की होती है,
ठीक है, संख्याएं कई प्रकार की होती है। तो संख्याओं में जैसे हमारा पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, है ना, और भी बहुत सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऋण संख्याएं या यौगिक संख्याएं। तो संख्याएं कई प्रकार की है। तो अब हम लोग जानेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार के प्राकृत संख्या, जिन संख्याओं से जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, या फिर शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं गिनती की संख्याओं को गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। कहीं से भी किसी भी चीज को हम लोग गिनते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4, ये इन्फिनेटिव तक चला जाएगा। ठीक है, तो गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या एक से शुरू होगा। अगर कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगा। और सबसे बड़ी पूछेगा तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को निकालना संभव नहीं है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरी संख्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्याओं में जब हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं, तब हम लोगों को जो संख्याएं मिलती है उसे पूर्ण संख्या बोला जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में या प्राकृत संख्या में, ठीक है, प्राकृत संख्या में जब प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है, प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्याओं में जब हम लोग शून्य को शामिल कर लेंगे तो वैसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, तो जीरो से शुरू होगा, 1 2 3, और ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगा, और सबसे बड़ी प्राकृत पूर्ण संख्या निकालना संभव नहीं है। इसको हम लोग संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। जैसे ये एक रेखा हो गया, है ना। यहाँ अगर हम लोग जीरो ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, और ये चला जाएगा इन्फिनेटिव तक, है ना। ये चला जाएगा इन्फिनेटिव तक, अनंत तक। ये अनंत का ये साइन होता है। ठीक है, तो जीरो से अब यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है, देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है उसको हम लोग बोलेंगे कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ तक की जो संख्या है उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, यानी कि एक से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत बोलेंगे, और जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब इस संख्या रेखा पर कोई संख्या है तो उसके दाहिने साइड वाली संख्या बड़ी होगी और उसके बाएं साइड वाली संख्या छोटी होगी। जैसे ही एक है तो एक के बाद क्या आया? दो,
मतलब ये दाहिना साइड है तो ये बड़ा होगा, और 1 2 के बायां साइड है तो ये छोटा होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या निकालना संभव नहीं है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या भी निकालना संभव नहीं है, जबकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होगा? 1 होगा। ये दो संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना। आइए जानते हैं एक तीसरी महत्वपूर्ण संख्या है जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहते हैं? यहाँ से देखिए, यही वाला जो ग्राफ है इसी पे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। यानी कि ये जो संख्या रेखा है, यहाँ पास मान लेते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये चला गया इन्फिनेटिव तक। अब इसी में यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्ण संख्या में अगर हम लोग गिनती की ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं या ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, ये हो गया ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या। तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो ये दोनों मिलाकर के बनता है पूर्णांक संख्या। दोनों मिलाकर के कौन सी संख्या बनेगी? पूर्णांक संख्या। तो इसका डिफिनेशन किस प्रकार से हो जाएगा पूर्णांक संख्या का? तो पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि जब पूर्ण संख्या में गिनती की ऋणात्मक संख्याओं को या ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो हम लोगों का जो समूह मिलता है उसे हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। तो प्लस की संख्याएं भी पूर्णांक है, माइनस की संख्याएं भी पूर्णांक है, और जीरो भी क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, जीरो भी क्या है? एक पूर्णांक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे, जीरो जो है ना तो धनात्मक है, ना तो जीरो ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, शून्य से बाएं की ओर की संख्याएं, देखिए शून्य है, शून्य से बाएं की ओर की संख्याएं ऋणात्मक। शून्य से बाईं ओर की संख्याएं, शून्य से बाईं ओर की संख्याएं क्या है? ऋणात्मक होती है, और दाईं ओर की संख्याएं शून्य से बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक और दाईं ओर की संख्याएं क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, शून्य से बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक, शून्य से दाईं ओर की संख्याएं धनात्मक। अब अगला हम लोगों का जो महत्वपूर्ण संख्या है, चौथी संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होने का मतलब है कि या तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q 0 के बराबर, हो, जो Q 0 के बराबर ना हो, है ना, इसका मतलब बराबर ना हो, Q 0 के बराबर ना हो,
वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए जहां q 0 के बराबर न हो तथा p और q पूर्णांक हो। p और q पूर्णांक हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए जहां q 0 के बराबर ना हो तथा p और q पूर्णांक हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसमें अगर कोई आपसे पूछ दे p और q पूर्णांक होने का मतलब है कि 0, 1, 2, 3 या माइनस की भी संख्याएं होंगी, है ना, -4 ये सब होगी। लेकिन यहाँ दिया है कंडीशन कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ कंडीशन क्या दिया गया है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो जब q 0 के बराबर नहीं है तो अगर कोई पूछेगा कि 4/0 परिमेय है कि नहीं है तो नहीं है, 6/0 परिमेय है कि नहीं है तो नहीं है, 2/3 परिमेय है, 5/8 परिमेय है, -3/2 परिमेय है। ये पूर्णांक हमने इसलिए लिखा क्योंकि कोई ऐसे भी बोल सकता है कि √3/2 बताइए परिमेय है कि नहीं है। तो देखिए √3 क्या है, √3 जो है वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक हमारा क्या 1, 2, 3। अगर कोई पूछ दे 5√5/4 बताइए, है ना, ये पूर्णांक है, परिमेय है कि नहीं। तो ये सारी संख्याएं परिमेय नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो √3 है और √5 है वो पूर्णांक संख्याएं नहीं है, बल्कि ये संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो